अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कैसे हैं आप सब? कुछ स्कूलों से खबर आ रही है कि उनके एग्ज़ाम चालू होने वाले हैं। हमें पूरी फिक्र है आपकी और आपके एग्ज़ाम की। आप ज़रा भी घबराओ मत, लेकिन आप अपने लर्निंग सब्जेक्ट साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मराठी में याद करने वाला हिस्सा, हिंदी में याद करने वाला हिस्सा, जो भी याद करने वाली चीज़ है ना, वो आप पढ़ के रखो। हमें फिर खबर आ रही है कि सितंबर से स्कूल खुल जाएगी। अब अगर सितंबर से स्कूल खुलेगी ना, तो वो डायरेक्ट सेमेस्टर नहीं है। अब अगर वो डायरेक्ट सेमेस्टर लेने की बात हो रही है, मतलब आधी बुक। तो आप कैसे, आप 6 महीने का काम आप 1 महीने या 20 दिन में कैसे कर सकते? तो आपने ईद बना लिया, आपने बकरीद बना लिया, आपने रक्षाबंधन बना लिया। अब पढ़ाई की तरफ आ जाओ। रोज हैबिट बनाओ कि आप एक लेसन याद कर सको रोज। जिन बच्चों को जरा भी जो भी क्वेरी है, वो हमसे क्लास में आके बात कर सकता है क्लास के समय पे। जिनके स्कूल में एग्जाम शुरू होने वाले हैं, मैं उनके लिए कैसे काम करना है वो उन बच्चों से डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपके भी स्कूल में एग्जाम चालू होने वाले हैं तो आप उनको बताओ, हम उस पर भी काम करेंगे। ये तो रही आपकी जनरल सी बात। मैं अगर आज की बात करूं तो मैं आपको 1.1 स्टार्ट कर रहा हूं। क्या स्टार्ट कर रहा हूं? 1.1 समझने का। देखो, जो पहला चैप्टर है उसका नाम है सेट्स। SETS। पहले समझ देखो, इसमें ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर में ना समझाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन काम एकदम थोड़ा थोड़ा सा है। तो इस चैप्टर में समझाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अगर बात है उसके सोल्यूशन की या उसके आंसर की, तो वो एकदम छोटा छोटा सा सोल्यूशन है। तो सुनते रहना मैं क्या बोल रहा हूँ। चैप्टर के नाम पे पहले बात कर लेते हैं सेट्स। सेट मतलब क्या होता है? अगर कोई आपसे पूछे स्कूल में कि व्हाट डू यू नो अबाउट सेट, या हम सेट किसे कहते हैं, तो आप एक ही जवाब दोगे, कलेक्शन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। मैं लिख देता हूं, आप भी अपनी बुक में लिख लेना। कलेक्शन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट। आइडेंटिकल कलेक्शन मतलब आपको समझ में आता हो, मतलब एक साथ जमा किया हुआ। आइडेंटिकल मतलब क्या होता है? आइडेंटिकल मतलब होता है एक जैसा। सही। तो अगर कोई आपसे पूछे ना कि सेट का मतलब क्या है, तो आप क्या बोलोगे? कलेक्शन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट। जैसे एग्जांपल के तौर पर, मेरे पास एक स्क्वायर शेप का बॉक्स है, उसमें चार मार्बल है, मार्बल गोटी। सही। उसमें 4 गोटी है। अब ऐसे बोलो या ऐसे बोलो, गोटी है। मेरे पास एक स्क्वायर शेप का बॉक्स है, उसमें 4 गोटी है, और चारों ही जो गोटी है ना, उनका कलर रेड है, रेड। तो इस डब्बे में 4 एक जैसी चीज है ना, तो इस कलेक्शन को हम सेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेट। अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक बॉक्स है और इसमें 3 रेड है और एक ब्लैक है, तो ये सेट नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर एक जैसे लोग नहीं है। समझ में आ रहा है? तो जब डब्बा था उसमें 4 एक जैसी गोटी थी, तो वो सेट था। जब डब्बा है उसमें 3 अलग और एक अलग, तो वो सेट नहीं है। वैसे है ना, दुनिया भर के एग्जाम्पल है, दुनिया भर के। मैं आपको 1-2 देके सम पे चलते हैं। देखो, जैसे मैं कहूं कि
एक क्लासरूम है, उसमें जितने भी बच्चे बैठे हैं ना वो सब 9th स्टैंडर्ड के। सही, एक क्लासरूम है और उस क्लासरूम में जितने भी बच्चे बैठे हैं वो सारे के सारे 9th स्टैंडर्ड के हैं। कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट ऑफ 9th स्टैंडर्ड, ये ऐसा स्टेटमेंट आएगा, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट ऑफ 9th स्टैंडर्ड। तब बोलोगे सब 9th के हैं, हाँ, दैट मीन्स इट इज अ सेट। सब एक जैसे है ना, सब 90 के हैं ना, ठीक। ये मायने नहीं रखता कि वो लड़का है या वो लड़की है, ये मायने नहीं रखता कि वो काला है या वो गोरी है, तो वो मोटा है तो वो पतला है तो वो लंबा है, नहीं, सब 90 के हैं ना, हाँ, सब 90 के हैं ना, हाँ। तो कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट ऑफ 9th स्टैंडर्ड, आंसर आएगा इट इज अ सेट। तो बात समझ में आ रही है? तो कल को अगर आपकी टीचर आपसे सवाल पूछती है या कभी एग्जाम में आप सामने आ गए कि हम सेट किसे कहते हैं, आप लिखोगे कलेक्शन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट, ठीक। अब सेट किसे नहीं कहते हैं? इसमें कुछ बच्चे, हाँ, इस क्लासरूम में कुछ बच्चे 9वीं के भी हैं, कुछ बच्चे 8वीं के भी है, कुछ बच्चे 7वीं के भी है, नहीं, इसमें एक जैसे बच्चे नहीं, इसमें 9वीं में भी है, 8वीं के भी है, 7वीं के भी है, नहीं, कि एक जैसा नहीं है, इसलिए सेट नहीं कहलाएगा। तो मैं आपको सेट भी समझा रहा हूं कि सेट क्या होता है और सेट क्या नहीं होता है, मैं आपको वो भी समझा रहा हूं, ठीक। तो जब एक जैसा लोग दिखे, है ना, कलेक्शन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, जब जमा किया हुआ एक जैसा रहे तो वो सेट कहलाएगा, और जब जमा किया हुआ एक जैसा नहीं रहेगा तो सेट नहीं कहलाएगा, ठीक। वैसे ऐसा कोई सवाल आता नहीं है, ये तो मैंने खाली चैप्टर को लेकर आपसे बात किया। पुराने पोर्शन में था कि पहचानो कौन सेट है और कौन सेट नहीं है। अब ये जो सेट है जो मैंने आपको समझाया वो तरह तरह के होते हैं। देखो आप देख सकते हो, सेट फिलहाल तो 2 हिस्सों में बटा रहता है। इसे आप पहला कह सकते हो, इसे आप दूसरा कह सकते हो। सेट का एक फॉर्म होता है लिस्टिंग एंड रोस्टर, और सेट का दूसरा फॉर्म होता है रूल एंड सेट बिल्डर। सही, मैं कुछ चीजें किताब से पढ़ के बोलूंगा और कुछ चीजें मैं अपनी बनाई हुई बोलूंगा, मैच करवाते रहने का। हाँ, ऐसा जरूर नहीं है कि जो किताब ने कहा है वही मैं कहूंगा। सुनने का ध्यान से, अगर वो सेट है और कोई आपसे पूछे कि सेट कितने टाइप के होते हैं, बेसिकली सेट कितने पार्ट में डिवाइड होता है, तो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, लिस्टिंग एंड रोस्टर, ये पार्ट 1, रूल एंड सेट बिल्डर, ये पार्ट 2। लिस्टिंग का और रोस्टर का वो बात एक ही है, रूल का और सेट बिल्डर का वो बात एक ही है, ठीक। अब ये तो किताब का कहा हुआ है, ये तो किताब का कहा हुआ है। देखो मेरी क्या सोच सोचती है, मेरी सोच ये सोचती है कि एक होता है जवाब पूछा जाए, जवाब दिया जाए। सही, अरे सही कि नहीं? देखो ये जो ऊपर था ना, ऐसा आपकी किताब कह रही है, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि मैं भी उसी ढंग से सोचूं। मेरे दिमाग में चलता है कि अगर वो सेट है तो वो 2 तरह के होते हैं। एक जब सवाल पूछा जाए और एक जब जवाब दिया जाए। जैसे मैं आपसे पूछूं व्हाट इज योर नेम, देखने सिर्फ सुनते रहो, पूरा सेट ही ऐसा है, सुनते रहो। फिर आपसे पूछूं व्हाट इज योर नेम, तो आप इसे क्या ट्रीट करोगे? व्हाट इज योर नेम, इसे आप सवाल मान के चलोगे या इसको आप जवाब मान के चलोगे? बोलो क्या ट्रीट करोगे उसको?
इसको एज अ क्वेश्चन मानोगे या इसको एज अ आंसर मानोगे? तो आप बोलोगे सर क्वेश्चन मानेंगे। हाँ, फिर जब लगे कि हाँ हमसे क्वेश्चन पूछा गया है तो आप आगे चल के, है ना, ये क्वेश्चन है आपका, आप आगे चल के आंसर दे देना। जैसे व्हाट इज योर नेम, तो मैं बोलता हूँ मेरा नाम अली है। अली, क्या नाम है? अली, और सम खत्म। ठीक। तो अगर कोई आपसे पूछे, हाँ, स्कूल वाला, या कभी आपको सवाल दिख जाए कि टाइप ऑफ सेट, ठीक, तब बोलोगे लिस्टिंग एंड रोस्टर, ये वन फॉर्म हो गया। दूसरा रूल एंड सेट बिल्डर, ये दूसरा हो गया। ठीक है। लेकिन हम जब सम सॉल्व करेंगे या जैद सर के हिसाब से सेट दो तरह के होते हैं। एक, जब सवाल पूछा जाए, और एक जब जवाब दिया जाए। अगर लगे कि सवाल पूछा गया है तो फटाफट उसका जवाब देने का, और अगर लगे कि जवाब दिया गया है तो फटाफट उसका सवाल फॉर्म करने का। ठीक है, मैं थोड़ा इंग्लिश बोलता हूँ। अगर लगे कि क्वेश्चन पूछा गया है तो हम आंसर दे देंगे, और अगर लगे कि आंसर दिया गया है तो हम उससे क्वेश्चन फ्रेम कर देंगे। ठीक है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन हम सम सॉल्व करेंगे और जैसे जैसे चीज़ों में पुराने होंगे हमको चीज़ें आ जाएंगी, घबराओ नहीं। ठीक है, तो जब भी आप सेट के क्वेश्चन देखो ना, खासकर 1.1 और 1.2, तो ये देखने का कि हमसे मांगा क्या गया है या क्वेश्चन किस तरह का है। ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन चेंज करूं, जैसे मैं बोलूं कि व्हाट इज योर मदर नेम, है ना, व्हाट इज योर मदर नेम, तो फिर क्या बोलोगे? ये क्वेश्चन है या ये आंसर है? क्वेश्चन है। हाँ, पढ़ के समझ में आ रहा है, क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन पे हूं, मैं क्वेश्चन से आंसर पे पहुंच जाऊंगा। तो व्हाट इज योर मदर नेम आप निश्चित दोगे, जो भी आपकी रिस्पेक्टिव मॉम का नाम होगा। ठीक है। इन विच स्टैंडर्ड यू आर स्टडीइंग, इन विच स्टैंडर्ड यू आर स्टडीइंग, क्या बोलते हो? सवाल है या ये जवाब है? सवाल है, आप सवाल पे हो, जवाब पे पहुंच जाओगे, जवाब आएगा 9th। क्या आएगा? 9th। ठीक है, तो वही है ना। अगर वो सेट है तो वो मेरे हिसाब से दो तरह के होते हैं। किताब की बात छोड़ दो, अगर वो सेट है तो मेरे हिसाब से वो दो तरह के होते हैं। एक, जब सवाल पूछा जाए, और दूसरा जवाब दिया जाए। अगर सवाल पूछा जाए तो मैं आगे बढ़ के जवाब दे दूंगा, अगर जवाब दिया जाए तो मैं आगे बढ़ के सवाल बना दूंगा। और हर केस में ना अपनी थोड़ी थोड़ी तरीका होता है, हम उस तरीके को फॉलो करेंगे। ठीक है, चलो आओ सम देखें, चलो देखते हैं। सेट ऑफ इवन नंबर, आंसर सुन रहे हो? सेट ऑफ इवन नंबर। अब मुझे बताओ कि ये मुझसे सवाल कर रहा है या जवाब दे रहा है? ये मुझसे सवाल कर रहा है, इसको एक सेट चाहिए, उस सेट में उसको खाली इवन नंबर चाहिए। तो देखो मैं कैसे लिखूंगा। देखो, सेट चाहिए, A इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ओपन, ये रहा सेट। जब भी आपके कानों तक खबर आए कि सेट चाहिए तो आप ऐसा खोलोगे, हाँ सेट चाहिए, A इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ओपन, A इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ओपन। आपकी मर्जी, आप A के बदले B लिखो, B के बदले C लिखो, C के बदले D लिखो, जो भी लिखो, लेकिन ये कैपिटल नहीं होना चाहिए। किस में होना चाहिए? कैपिटल। ठीक है, तो A इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट ही होना चाहिए और कोई ब्रैकेट नहीं। तो सेट चाहिए, ये लो सेट। अब सेट में क्या चाहिए? तो बोलता है इवन नंबर चाहिए। सुने? अरे सुने कि नहीं सुने? सेट चाहिए, ये लो सेट। सेट में क्या चाहिए? इवन नंबर चाहिए। इवन नंबर बताओ 9th स्टैंडर्ड के बच्चे बताओ, इवन नंबर किसे कहते हैं? इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो दो के टेबल में आते हैं। ऐसे सीखा है ना आपने अपने लोअर स्टैंडर्ड में,
है ना। इवन नंबर किसे कहते हैं? इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं, सही। जैसे जैसे 2, 4, 6। अब मैं चाहूं तो और भी दिखा सकता हूं, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10। अब मैं इसका कोई अंत नहीं है ना। जितने भी नंबर है, इवन नंबर, प्राइम नंबर, ऑड नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, जितने भी नंबर है उनका एंड नहीं होता है, उनका कोई अंत नहीं होता है। तो मैं चाहूं तो मैं आगे दिखा सकता हूं, लेकिन जब इनका अंत ही नहीं है तो मैं यहाँ पे 3 डॉट डालूंगा। 3 डॉट मतलब सो ऑन, और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो ये ए नाम का सेट है, कर्ली ब्रैकेट से खुला, 2 के बाद सेमी कॉलन, 4 के बाद सेमी कॉलन, 6 के बाद सेमी कॉलन, 8 के बाद सेमी कॉलन, 10 के बाद सेमी कॉलन, सो ऑन। आप चाहो तो 5 दिखा सकते हो, लेकिन अगर मैं मिनिमम की बात करूं कि मैं कम से कम कितने लोगों को दिखा सकता हूं, तो कम से कम आप 3 लोगों को दिखा सकते हो। अगर आप बोलोगे कि सर क्या हम सिर्फ 2 दिखाए, नहीं, कम से कम किसी भी सेट के अंदर 3 एलिमेंट को तो दिखाओ। समझ में आ रही बात? तो मुझे पता है कि हाँ, इवन नंबर का कोई अंत नहीं है, तो मैं 2, 4 सोन नहीं लिखूंगा, मैं कम से कम 3 एलिमेंट दिखाऊंगा, और उसके बाद मैं सोन लिख सकता हूं, या ज्यादा से ज्यादा आपकी मर्जी, 6 के बाद 8 दिखाओ, 8 के बाद 10 दिखाओ, 10 के बाद 12 दिखाओ, फिर आपको लगे कि हाँ मैं थक गया हूं तो सोन दर्द। बात समझ में आ रही है? अरे बात समझ में आ रही है। तो मुझे सेट चाहिए था, कोई भी सेट हो, कोई भी सेट, तो A इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ओपन। अब ये जरूरी नहीं है कि A ही आए, A के बदले B भी आ सकता है, B के बदले C भी आ सकता है, D 26 अल्फाबेट होते हैं, आपकी मर्जी, उसमें से कोई सा भी यूज करो, ठीक है। अरे ठीक है, और फिर आप एलिमेंट दिखाओगे, मतलब इसको बोलते हैं एलिमेंट। A नाम का सेट है, उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, उसका कोई अंत नहीं, और जिसका कोई अंत नहीं उसके लिए आते 3 डॉट। समझ में आ रहा है? बस उसने सवाल पूछा, मैंने जवाब दे दिया, और खत्म। बस इतना ही है, ज्यादा कुछ है ही नहीं, है ना। सोच गहरी होना चाहिए, बाकी सोल्यूशन तो फटाफट आ जाएगा। एक और देखते हैं, सेट ऑफ बेसिक साउंड ऑफ सरगम। आंसर लिखना है आपने, ठीक है। सेट चाहिए, लो, A इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ओपन। मैं फिर कह रहा हूं, आपकी मर्जी, आप यहाँ पे B भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं, लेकिन कैपिटल। क्या चाहिए उसको? बेसिक साउंड ऑफ सरगम, सुर सुर। आप लोगों ने सुना रहेगा अपनी जिंदगी में, आप 14 साल के हो गए हो, कि रेनबो के 7 कलर होते हैं। सुने तो सुनो, रेनबो हैव 7 कलर्स। कौन कौन सा? उसका देखो शॉर्टकट था, विप और B फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू। रेनबो के 7 कलर होते हैं, हमने कभी गिना नहीं है, हमने सुन के मान लिया, है ना। दिन में एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट है, तो महीने में अगर बात करूं तो एक साल में 12 महीने होते हैं। एक साल में 365 दिन होते हैं, हमने कभी गिना नहीं, हमने मान लिया है। एक घंटे में 60 मिनट होता है। तो ये सब जो जनरल चीज है ना, उसी पे काम होना है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन बोलता है जाओ सेट लेके बना लिए, सेट A इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ओपन। सेट दे दिया। अब सेट में क्या चाहिए? बोलता है सुर चाहिए, सुर, साउंड ऑफ सुर या साउंड ऑफ सरगम। अब तो ऐसा देखो, आप सुनना, 7 सुर होते हैं, जिस तरह से 7 दिन होते हैं, जिस तरह से 7 अंदर होते हैं, जिस तरह से रेनबो में 7 कलर होते हैं, उसी तरह से दुनिया में 7 सुर होते हैं। सा, रे, ग, म, प, ध, नी। क्या बोलोगे? सा, रे, ग, म, प, ध,
नहीं, समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है तो वो जो 7 सुर है ना उसको आप लिख देने का। सा रे गा मा पा धा नी। आई बात समझ में? तो उसने मुझसे सेट मांगा ना, ले ए इज इक्वल टू करली ब्रैकेट ओपन, उस सेट में क्या चाहिए उसको? तो बोलता है 7 सुर नहीं, तो बोलता है उसने बोला मुझको सेट चाहिए, तुम्हारे लिए सेट ले ए इज इक्वल टू करली ब्रैकेट ओपन। उस सेट में क्या चाहिए उसको? उसको सुर के नाम चाहिए। तो मैं बोलूंगा सुर 7 सुर होते हैं, सुर 7 सुर होते हैं। पहला सुर सा रे गा मा पा धा नी, और ध्यान रहे कि अंदर स्मॉल लेटर यूज किया जाए। ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप बाहर कैपिटल यूज कर रहे हो तो अंदर स्मॉल से काम चलाऊंगा, अलग अलग अच्छा लगेगा। फिर आप बोलोगे सर हमने सुना है कि 9 सुर होता है, 9, तो बोलूंगा गलत सुना है। ठीक, 7 ही सुर होते हैं, और वो कौन से होते हैं? सारे गामा पा धा नी। ठीक है, अरे समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? आगे चलते हैं। आगे बोर्ड पे जितने भी क्वेश्चन है ना, चाहे 1 2 3 4 जितने भी है, वो सब की सब हमसे सवाल पूछ रहे हैं। यहां जवाब पूछा जाए, जवाब पूछा जाए। तो मैंने बोला इसको छोड़ दो, ये 1 और 2 छोड़ दो, ये तो बुक का लिखा हुआ है। इस पर देखो, जवाब पूछा जाए, जवाब दिया जाए, जवाब पूछा जाए, जवाब दिया जाए। तो हमसे जवाब पूछा जा रहा है, हमसे सेट मांगा जा रहा है कभी इवन नंबर का, तो हम इवन दे दे रहे हैं। हमसे पूछा जा रहा है कि संगीत में कितने सुर होते हैं, तो हमने सुर भी दे दिया। तो हमसे जवाब पूछा जा रहा है। ठीक है, अरे ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसको देख लेते हैं, ज्यादा आसान है, फिर बाद में इसको देखते हैं आंसर। सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर। तो जहां बात हुई सेट की, मैंने a इज इक्वल टू करली ब्रैकेट ओपन कर दिया। तो आप बोलोगे आप हर बार ए क्यों लेते हैं? मन में सवाल आ रहा है कि मैं हर बार क्यों ए लेता हूं? मेरी मर्जी, मैं हर बार ए लूं, मैं हर बार बी लूं, मैं हर बार सी लूं, उससे क्या फर्क पड़ता है ना? तो मैं हर बार ए ही ले रहा हूं, उसमें कोई टेंशन लेने का नहीं। ठीक, क्या चाहिए? इसको नेगेटिव इंटीजर चाहिए। क्या चाहिए? नेगेटिव इंटीजर। अगर आपको मेरा सेकंड चैप्टर याद है, तो मैंने वहां पे आपको जब मैं समझा रहा था कि सर्ट्स किसे कहते हैं, तो मैंने आपको काफी चीजें, तो मैंने आपको वहां पे काफी सारी चीजें सिखाया था। देखो इंटीजर, वो सारी चीज जो नंबर लाइन पे आए उसे हम इंटीजर कहते हैं। वो सारी चीज जो नंबर लाइन पे आए उसे हम इंटीजर कहते हैं। तो अगर इस सेट को नेगेटिव इंटीजर चाहिए, तो देखो मैं कैसे ढूंढ के लाता हूं, देखने का। वो सारी चीज जो नंबर लाइन पे आए उसे हम इंटीजर कहते हैं। इंटीजर शुरू होता है 0 से, इस तरफ पॉजिटिव 1 2 3 4, इसका कोई अंत नहीं होता है, चलते ही जाता है। इस तरफ नेगेटिव -1 -2 -3 -4, इसका भी कोई अंत नहीं होता है, चलते ही जाता है। तो ये सब इंटीजर है। ये सब क्या है? इंटीजर है। वो सारे नंबर जो नंबर लाइन पे आए उसे हम इंटीजर कहते हैं। तो इसको, इस तीसरे वाले को क्या चाहिए? इसको इंटीजर चाहिए क्या? क्या मैं ये पूरा उठा के यहां दे दूं? नहीं, इसको इंटीजर के साथ साथ नेगेटिव इंटीजर चाहिए। मतलब हम इस लाइन में से उसको उठाएंगे जो माइनस में, जो माइनस में। सुने? अरे सुने कि नहीं सुने? हाँ, इसको इंटीजर चाहिए, लेकिन सिर्फ नेगेटिव वाले। ये तो प्लस वाला है, नहीं चलेगा। ये न्यूट्रल है, इसके पास प्लस भी नहीं, इसके पास माइनस भी नहीं। नेगेटिव, हाँ, यहां से शुरू हो रहा है। सुन रहे हो? नेगेटिव कहां से शुरू हो रहा है? यहां से। सही? हाँ, तो सेट चाहिए, ये ले सेट A इज इक्वल टू करली ब्रैकेट ओपन,
किस उस सेट में कौन कौन से लोग चाहिए, इंटीजर नेगेटिव वाले, ये इंटीजर है, कहां से शुरू होगा, -1 -2 -3 सो ऑन। अरे समझा, अरे समझा। सेट चाहिए, a इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ओपन, सेट दे दिया। सेट में क्या चाहिए, सेट में नेगेटिव इंटीजर चाहिए, ये भी इंटीजर है प्लस वाला, ये भी इंटीजर है न्यूट्रल, ये भी इंटीजर है माइनस वाला। तो माइनस वाला, नेगेटिव मतलब माइनस, माइनस वाला इंटीजर चाहिए था। माइनस वाले शुरू कहां से होते हैं, -1 -2 -3 -4, ये शुरू तो हो जाते हैं लेकिन वो अंत नहीं होते हैं। तो मैंने भी शुरू कर दिया और वहां पर सोन दिखाया। फिर अगर आप बोलोगे सर -4 क्यों नहीं दिखाए, -5 क्यों नहीं दिखाए, तो बोलो मेरी मर्जी, मैं 20 दिखाऊं 40 दिखाऊं, लेकिन जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो ये है कि मैं 3 भी दिखाया ना तो बस। सेम यहाँ पे भी अगर आप 2 4 6 लिख के सोन लिख दोगे चलेगा, जरूरत नहीं है 8 10 12 लिखने की। समझ में आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा आपकी मर्जी, कम से कम आपको 3 दिखाना ही है। समझा, समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं, चौथा वाला, दूसरा वाला क्या बोलता है, क्वेश्चन कहता है, एकदम अच्छे से ध्यान से सुनने का, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो क्वेश्चन कहता है कि मुझे सेट चाहिए, तो मैं बोलता हूं ले सेट, ये ले सेट दे दिया। किस चीज का सेट चाहिए, तो बोलता है मुझे इवन भी चाहिए और प्राइम भी चाहिए। सुने, अरे सुने कि नहीं सुने, है ना। क्वेश्चन कहता है मुझे सेट चाहिए, तो बोलता हूं सेट चाहिए, ये a इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ओपन, a इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ओपन। अब सिर्फ सेट चाहिए क्या, नहीं, सेट में क्या चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जो अपने आप को इवन भी बोलते हैं और प्राइम भी बोलते हैं, और वो 1 से लेके 50 के बीच में ही आना चाहिए। सुने कि नहीं सुने, सेट में ऐसे लोग चाहिए जो अपने आप को इवन भी बोलते हैं, जो अपने आप को प्राइम भी बोलते हैं, और जो 1 से लेके 50 के बीच में भी आते हैं। चलिए इवन की बात करते हैं। इवन, अगर मैं इवन की बात करूं तो इवन वो नंबर कहलाता है जो 2 से शुरू होता है। 2 4 6 8 10 12 और 14 16, ठीक है, यहाँ करके 50, 1 से लेके 50 होगा तो मैंने 50 पॉइंट दिया। अब काम है, इतने सारे लोग को लिखो, यही काम रह गया है क्या। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो सिर्फ अपने टेबल में आता है, और प्राइम नंबर में हम 1 की गिनती नहीं करते हैं। सुने, प्राइम नंबर मतलब वो नंबर होता है जो सिर्फ अपने टेबल में आता है, और प्राइम नंबर में हम 1 की गिनती नहीं करते हैं। 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 5 प्राइम है, 7 प्राइम है, 11 प्राइम है, 13 प्राइम है, 17 प्राइम है, 19 प्राइम है। अब कहां तक लिखूं, 47 प्राइम है, सही। तो आप बोलोगे क्यों उनको एंड क्यों कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे एंड दिया हुआ है, फ्रॉम 1 to 50 अंत दिया हुआ है, तो मैं अंत कर रहा हूं। क्वेश्चन कहता है सेट में मुझे वो नंबर चाहिए जो इवन भी है और जो प्राइम भी है। अगर वो सिर्फ इवन मांगता है ना, तो मैं उसको ये पहली लाइन उठा के दे दिया होता। अगर वो सिर्फ प्राइम मांगता है ना, तो मैं उसको ये दूसरी लाइन उठा के दे दिया होता। लेकिन यहां पे मसला ये है कि उसको वो नंबर चाहिए जो इवन भी है और जो प्राइम भी है, सही। उसको कॉम्बिनेशन चाहिए, क्या चाहिए, कॉम्बिनेशन। अब इवन प्लस प्राइम वो कौन सी चीज है जो दोनों तरफ है, 2 इधर भी है 2 इधर भी है, वो कौन सी चीज है जो दोनों तरफ है। मैच करवाओ, अरे मैच करवाओ, कुछ भी नहीं मैच कर रहा है। सुने, अगर बात होती इवन की तो मैं ऊपर वाले लोगों को दे दिया होता, अगर बात होती प्राइम की तो मैं नीचे वाले को दे दिया होता। लेकिन यहां पे समस्या ये है कि उसको कॉम्बिनेशन चाहिए, उसको वो नंबर चाहिए जो इवन भी है, जो प्राइम भी है।
देखो, दो इधर भी है, दो इधर भी है, हाँ, दो इवन भी है, दो प्राइम भी है। दो के अलावा और कोई ऐसा है क्या जो दोनों के पास है? नहीं। तो 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 50। दो एक ऐसा इकलौता नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है बिटवीन 1 to 50। ठीक, तो सेट चाहिए। सेट में क्या चाहिए? इवन प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 50। मैं कहूंगा ये लो, बस एक ही चीज है, इकलौती। समझा? अबे समझ में आ रहा है? अगर कोई पूछे आपसे कि इवन प्राइम नंबर चाहिए 1 से लेके 50 के बीच में, तो बोलने का 2। फिर वो बोलेगा बस एक, तो बोलने का हाँ, एक ही वो चीज है जो इवन होने की भी शर्त पूरी कर रही है, जो प्राइम होने की भी शर्त पूरी कर रही है। अब जब एक ही है तो एक ही देंगे ना, कहां से लाएंगे? और तो यहाँ पर सिर्फ एक 2 आएगा। 2 इकलौता वो नंबर है जो इवन भी है, प्राइम भी है। समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है? तो ये तो मैं आपको सिखा रहा हूं, तो इतना समय लग रहा है। लेकिन अब जब आप थोड़े से पुराने हो चुके हो तो आपको चीजें ओरली आना चाहिए। हाँ, मैं अगर आपसे पूछूं सेट दो इवन नंबर का, तो आप सोचोगे नहीं, आप बोलोगे a इज इक्वल टू करली ब्रैकेट ओपन इवन नंबर ना, 2 4 6 सो ऑन। इवन नंबर वो होते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं। 2 का टेबल आता है कि नहीं आता है? 2 4 6 100। ठीक है, जरूरत नहीं है उसको आगे घसीटने की, 3 बस हो गया। अगर कोई बोले कि सेट ऑफ सुर ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ओपन, सेट हो गया सुर सा रे गा मा पा धा नी, 7 होते हैं, 7 एक का। फिर कोई पूछे कि नेगेटिव इंटीजर a इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ओपन -1 -2 -3 -4 सो ऑन। वहां पे आप नंबर लाइन बना के ढूंढोगे नहीं कि ये रही नंबर लाइन, ये रही इंटीजर, इसमें से नेगेटिव निकालो, नहीं, टाइम पास नहीं करना, डायरेक्ट आंसर देने का -1 -2 -3 सो। ठीक, फिर अगर कोई आपसे पूछे इवन नेचुरल नंबर चाहिए, इवन प्राइम नंबर चाहिए बिटवीन 1 to 50, का बोलोगे 2। ये लाइन बनाते बैठने का नहीं। समझ में आ रही बात? अरे समझ में आ रही बात? ये सब यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, हर जगह ये लागू होता है। ठीक, जैसा मेन क्वेश्चन 1 है ना, वैसा ही मेन क्वेश्चन 4 भी है। अगर मैं कहूं कि मैं यहां पे हूं, मतलब यहां पे हूं, मतलब अगर मैं कहूं कि मुझसे बार बार सवाल पूछा जा रहा है, तो आप जरा मेन क्वेश्चन 4 देखो, तो वहां भी देखो आपको सवाल ही पूछे जा रहे हैं। ऑल मंथ इन द इंडियन सोलर ईयर, लेटर इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट, सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन, सेट ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20, नेम ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। तो जिस तरह का मेन क्वेश्चन 1 है ना, हमसे सवाल पूछे जा रहे हैं, उसी तरह का मेन क्वेश्चन 4 है, हमसे वहां पे भी सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आपको वो याद कर लेना है, ठीक है, स्पेलिंग के साथ। तो जब मैं कल आपको मेन क्वेश्चन 4 सॉल्व कराऊंगा और आप चीजों को याद करके बैठे होगे, तो आपको समझने में काफी आसानी होगी। हाँ, तो ये हम किस तरह के सम में डील कर रहे हैं? हम सेट में हैं, हमसे सवाल पूछा जा रहा है और हम जवाब दे रहे हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, मेन क्वेश्चन 2। मेन क्वेश्चन 2, राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट इन वर्ड। ये तो बचपन वाला क्वेश्चन, हमको ऐसा दिया हुआ है 45 और उसको स्टेटमेंट में लिखना है। जब लिखते हैं हम क्या लिख लो, FOURTY 45। ठीक, तो हमको ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है, हमें एक सिंबल दिया होगा और हमें उस सिंबल को स्टेटमेंट में लिखना होगा। कैसे? देखो, यहां देखो, आंसर 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट Q। दिखा? अरे दिखा के नहीं। फोर, देखो, अगर मैं इस साइन को तोड़ के पढ़ू, 4/3, ये दिख रहा है, ये ऐसा कुछ ई टाइप दिख रहा है, ई टाइप, तो उसको हम बोलते हैं
बिलोंग्स टू, और ये क्यू दिख रहा है, क्यू, अरे क्यू दिख रहा है, क्यू को हम बोलते हैं रैशनल नंबर। तो अगर कोई आपसे पूछे कि इस साइन को क्या बोला जाता है, तो आप बोलोगे बिलोंग्स टू। इस कैपिटल क्यू को क्या बोला जाता है, तो आप बोलोगे रैशनल नंबर। क्या बोला जाता है, रैशनल नंबर। लेकिन इसको लिखा कैसे जाएगा, तो आप बोलोगे 4/3। अब अगर 4/3 इस सेट से बिलोंग कर रहा है, मतलब 4/3 इस सेट का एलिमेंट है। सुने, अगर 4/3 इस सेट से बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स 4/3 इस सेट का एलिमेंट है। 4/3 इस सेट का एलिमेंट है, इसको लिखो यहां, 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट क्यू। वैसे अगर आप दूसरा देखो आंसर, -2 इज नॉट, ठीक है, जब बिलोंग्स टू की साइन थी तो इज एन एलिमेंट, और जब बिलोंग्स टू काट दिया गया मतलब डज नॉट बिलोंग, तो जब ये काटा गया तो इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट एन। कैपिटल क्यू मतलब रैशनल नंबर, और कैपिटल एन मतलब नेचुरल नंबर। ये सब इनके सिंबल है ना? अगर कोई मुझसे पूछे कि क्यू मतलब क्या, तो मैं क्या बोलूंगा, रैशनल नंबर। और अगर कोई मुझसे पूछे कैपिटल एन मतलब क्या, तो मैं क्या बोलूंगा, नेचुरल नंबर। बात समझ में आ रही है? तो अगर ये सवाल आपको एग्जाम में आता है कि ये इस दिए हुए सिंबल को आप स्टेटमेंट में लिखो, तो आप कैसे पढ़ोगे, 4/3 बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। 4/3 रैशनल नंबर से बिलोंग करता है, ये आपने पढ़ लिया मैंने, लेकिन लिखोगे कैसे? अगर 4/3 रैशनल नंबर से बिलोंग करता है, मतलब 4/3 रैशनल नंबर के सेट का एलिमेंट है, अब वही लिखना है 4/3। इसके बदले आप क्या लिखोगे, इज एन एलिमेंट ऑफ। वैसे तो ये बिलोंग्स टू की साइन है, लेकिन आप उसका साइन इज एन एलिमेंट ऑफ, किसका एलिमेंट, सेट क्यू। यहाँ पे सिर्फ सेट क्यू ही लिखना, यहाँ पे रैशनल नंबर मत लिखना। क्यों? क्योंकि ऐसा ही पीछे आंसर है, और हमारी सारी कोशिश पीछे के आंसर से मैच करवाने की होती है। अब यहाँ देखिए -2, हाँ -2, इसको देख रहे हो, इसके बदले क्या आ गया, इज नॉट एन एलिमेंट। किसका एलिमेंट नहीं है, नेचुरल नंबर का। एक एग्जांपल देखते हैं, 7/2 बिलोंग्स टू क्यू। कैसे आप इसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट करोगे, 7/2 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट क्यू। सही, फिर एक और देख लेते हैं, -7 डज नॉट बिलोंग टू क्यू। इसको लिखो कैसे, -7 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट क्यू। समझ में आया? अगर समझ में आया तो जब बिलोंग टू लिखेगा तो आप इज एन एलिमेंट लिखोगे, और जब डज नॉट बिलोंग टू लिखेगा तो आप इज नॉट एन एलिमेंट लिखोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? एकदम सिंपल सा काम है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना, यहां पे आपको थोड़ी सी परेशानी होगी, देखो एकदम ध्यान से पी नाम का सेट है, P इज अ सेट, P नाम का सेट है, उसमें सारे के सारे P वाले लोग, देख रहे हो, P नाम का सेट है, उसमें सारे के सारे P वाले लोग। P इज अ सेट, P नाम का सेट है, ऑफ ऑल P's। मैं यहां पे लाइन ऐसे ही खींचा हूं, मतलब स्टेटमेंट ब्रेक करने के लिए, सुने, जरूरत नहीं है ना, मैंने यहां पे ब्रैकेट ऐसे ही खींचा हूं स्टेटमेंट ब्रेक करने के लिए। तो P नाम का सेट है, P इज अ सेट, उसमें कैसे लोग हैं, P वाले लोग, है ना, तो P इज अ सेट, ये एक जुमला, ऑफ ऑल P's ये दूसरा जुमला, ठीक। फिर आपको ये ऐसा देखो, यहाँ पे आप अपने टेक्स्ट बुक में देख लो, आपको ऐसे तिरछी लाइन दिख रही हो, इसको बोलते हैं सच दैट। सुने, क्या बोलते हैं उसको, सच दैट, सच दैट। और ये पूरा कॉपी कर लेना, P इज एन
ऑड नंबर और ये आपका आंसर। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? P नाम का एक सेट है, P इज अ सेट। उस P में क्या हो रहा है? उस P में सारे के सारे P हैं, 2 P है ना, सारे के सारे P हैं, तो ऑफ ऑल P's। इस तिरछी लाइन को सच दैट कहा जाता है, सच दैट P इज एन ऑड नंबर। एग्जाम्पल चुनते हैं और आपको समझ में आएगा। A नाम का सेट है, चलो इसको कैसे लिखोगे आप? A नाम का सेट है, A इज अ सेट। इस A नाम के सेट में क्या है? आप बोलोगे सब लोग A है ना? इस A नाम के सेट में क्या है? A। तो A इज अ सेट ऑफ ऑल A's। ठीक, A नाम का सेट है जिसके अंदर सारे के सारे A वाले लोग हैं। सच दैट कुछ इस तरह से, ये सच दैट, इसको ये तिरछा लिख रहे हैं, सच दैट, और ये पूरा कॉपी कर लेना, A इज एन इवन नंबर। अरे समझा? अरे समझा कि नहीं? एक एग्जांपल और देखते हैं। Z नाम का सेट है, उसमें M वाले लोग हैं, और जो M है वो क्या है? प्राइम नंबर है। ठीक है, Z नाम का सेट है, उसमें M वाले लोग हैं, कुछ इस तरह से कि M क्या है? प्राइम नंबर। इसको कैसे लिखोगे? Z इज अ सेट, Z नाम का सेट है तो Z इज अ सेट, उसके अंदर सबके सब M है, इज M's। ठीक, Z नाम का सेट है, उसके अंदर सारे के सारे M वाले लोग हैं, कुछ इस तरह से M इज अ प्राइम नंबर। समझ में आया? समझ में आया? तो मेरी कोशिश थी कि मैं आपको आज सिखाऊं कि सेट किसे कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको सिखा दिया कि सेट किसे कहते हैं। फिर मेरी उम्मीद थी कि वो जो सेट के 2 टाइप होते हैं ना, जवाब मांगा है या जवाब दिया है, तो मुझे लगा कि जवाब मांगा है, जैसे 7, जैसे इवन प्राइम नंबर का सेट, जैसे इवन नंबर का सेट मैंने दे दिया, नेगेटिव इंटीजर मैंने दे दिया, इवन प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 50 मैंने दे दिया, 700 को भी दे दिया। तो जैसे ही मुझे लगा कि मुझे शुरू की मांग हो रही है, मुझे नेगेटिव इंटीजर की मांग हो रही है, या मैं कहूं जैसे ही मुझे लगा कि मुझसे सवाल पूछा जा रहा है, तो मैंने फटाफट उसको आंसर कर दिया। ये आपका मेन क्वेश्चन 1 था। फिर जब मैं मेन क्वेश्चन 2 पे आया तो मैंने देखा कि कुछ चीजें लिखी हुई है, उसको मुझको सिंबॉलिकली को तोड़ के स्टेटमेंट में लिखना है। तो ये रहा वो। ठीक है, तो शुरुआत काफी आसान है और ऐसा ही पूरा चैप्टर है। आपको पढ़ना बहुत है और समझना बहुत है। ठीक, एक्सप्लेनेशन बहुत इन डिटेल है, लेकिन जो सोल्यूशन है ना, देखो छोटे छोटे हैं। आप अपने बुक में क्वेश्चन भी लिखोगे और आंसर भी लिखोगे, पहले क्वेश्चन फिर आंसर, क्वेश्चन फिर आंसर, क्वेश्चन फिर आंसर। समझ में आ रहा है? मैं अपना आज का लेक्चर यहीं खत्म कर रहा हूं, लेकिन जब मैं कल लेक्चर लूंगा तो उससे पहले आपको जो मेन क्वेश्चन 4 है ना, जैसे सेंसरी ऑर्गन का नाम, कॉन्टिनेंट का नाम, हमारे ये क्या बोलते हैं 12 महीने के नाम, लेकिन एज पर टू इंडियन सोलर सिस्टम, मुझे ये सब आपको याद चाहिए बाय हार्ट। तो कल जब मैं चीजें सिखाऊंगा तो आपको और समझ में आएगी। तो मैंने तो आपको मेन क्वेश्चन 1 करवा दिया, मेन क्वेश्चन 2 करवा दिया, लेकिन आप मेन क्वेश्चन 4 खुद से करोगे। वहां पे भी आपको हर जगह सवाल पूछा जा रहा है, जवाब मांगा जा रहा है। ठीक है, मैंने जो शुरुआत में कहा था हैबिट बनाओ हर दिन एक लेसन याद करने की, उस पर ध्यान देना।